हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। हमने लास्ट लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है और उसका जस्टिफिकेशन हमने देखा था। एक एग्जाम्पल उसका हमने देखा था, गामा रे माइक्रोस्कोप के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी पोजीशन का हमने निर्धारण किया था। हमने क्या किया था, एक गामा रे माइक्रोस्कोप की सहायता से एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, स्थिति, उसका निर्धारण किया था और उसमें अनसर्टेनिटी हमने ज्ञात की थी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आई थी। तो आज हम एक और जस्टिफिकेशन करके देखते हैं, एक नया जो क्या बोलते हैं अपन, एक एक्सपेरिमेंट है या फिर एक नई जो घटना है उसके बारे में देखते हैं कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसका नाम है एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। एकल रेखा छिद्र या एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन देखते हैं। हम चेक करते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो हमारे पास एक स्लिट है, ये एक स्लिट है जिस स्लिट की विड्थ है ए। क्या है विड्थ? ए है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इंसिडेंट हो रहा है इस स्लिट के ऊपर। क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इस स्लिट के ऊपर आपतित हो रहा है और आगे एक रखी हुई है स्क्रीन या पर्दा रखा है जिस पे क्या मिल रहा है, इसका विवर्तन प्रतिरूप मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन है उसका हम कौन सा रूप मान के चल रहे हैं यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं उसकी वेव नेचर। क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि प्रत्येक मैटर पार्टिकल के साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएटेड रहती है। क्या रहती है? वेव एसोसिएटेड रहती है, वेव जुड़ी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या हो रहा है, स्लिट पे इंसिडेंट हो रहा कि नहीं हो रहा। इस स्लिट से अगर इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी है, वेव है, तो ये वेव इस स्लिट से निकलेगी तो इस वेव की यहाँ आपतित होने की जो अनिश्चितता है। अब ये वेव ऐसा तो है नहीं कि यहीं से गुजरेगी, ये इस स्लिट के अंदर कहीं से भी गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्लिट पर आपतित होने की अनिश्चितता, आपतित होने की स्थिति में अनिश्चितता कितनी आएगी हमारी, वो मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्शन हमारी y है, डेल्टा y, जो कितनी है, स्लिट विड्थ के बराबर है, स्लिट की चौड़ाई के बराबर है। अगर यहाँ से ये वेव निकलती है और पर्दे पे आपतित हो रही है तो इस पर्दे पे एक सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो अगर ये स्लिट यहाँ से, इस स्लिट से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बना रहा है और इस सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम लें तो ये एंगल कितना है इसका, माइनस थीटा। अर्थात क्या हुआ, पर्दे पर केंद्रीय मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आपतित होगा, माइनस थीटा से लेके प्लस थीटा के मध्य आपतित होगा कि नहीं होगा। अगर सेंट्रल मैक्सिमा ये बना रहा है यहाँ पे तो ये माइनस थीटा और प्लस थीटा के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन पर्दे पे गिर रहा है तो क्या मिलेगा हमें, सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट हमें मिल जाएगा। अब एकल स्लिट से विवर्तन प्रतिरूप के लिए, एकल स्लिट से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय मैक्सिमा के लिए, केंद्रीय
उच्चिष्ट के लिए विवर्तन प्रतिबंध से, विवर्तन प्रतिबंध से, विवर्तन प्रतिबंध क्या होता है? स्लिट की विड्थ ए एंगल थीटा में क्या रिलेशन होता है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? वो होता है हमारा डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा, जहां डेल्टा y हमारे यहाँ किसके बराबर है? a के बराबर। लैम्डा क्या है? इस तरंग की तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो इसका मोमेंटम कितना आएगा? h अपॉन लैम्डा। किस हाइपोथेसिस से? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और अगर तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए विवर्तन प्रतिबंध हमें बताता है a इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहां तक? अब अगर इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में चल रहा है, अगर मैं इसको O बोलता हूं, इसको P बोल देता हूं और इसको Q बोल लेता हूं, क्या बोल लेते हैं? Q बोल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब OP दिशा में चलेगा, OP दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है? p संवेग है, जिसकी वैल्यू h अपॉन लैम्डा है। और इसका y कंपोनेंट है, ये कितना आएगा? ये इसका p है, ये थीटा है, तो ये क्या जाएगा? यहां से लेके यहां तक ये कंपोनेंट संवेग का p cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा? p sin थीटा। अर्थात OP दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण संवेग में या संवेग का y घटक कितना आएगा? वो आ जाएगा हमारा p sin थीटा। आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसका दूसरा नाम ले लेते हैं अपन QR, क्योंकि p किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? मोमेंटम से। p क्या है? हमारा मोमेंटम है। ठीक है। इसी प्रकार OQ दिशा में, अगर OQ दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसका y घटक कितना आएगा? वो आएगा माइनस p sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? इस बार एंगल क्या है? माइनस थीटा है, तो कंपोनेंट क्या जाएगा हमारा? माइनस p sin थीटा, जहां हमने ये x दिशा मानी है और ये क्या मानी है? y दिशा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अतः है क्या हो जाएगा? अतः है संवेग में अनिश्चितता कितनी आई? y दिशा में स्थिति की अनिश्चितता कितनी थी? डेल्टा y इज इक्वल टू a। और संवेग हमारा y दिशा में यहां से लेके यहां तक इसके मध्य मिलेगा तो ही हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। वो कितना है? या तो प्लस p sin थीटा हो या माइनस p sin थीटा के मध्य कुछ भी हो सकता है। तो अनिश्चितता कितनी होगी संवेग में? डेल्टा p। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? p sin थीटा माइनस p sin थीटा। आएगी कि नहीं आई? जिसका मतलब क्या है? 2p sin थीटा हमारी क्या आ गई? संवेग में अनिश्चितता आ गई है। अब sin थीटा की वैल्यू अगर मैं इसको समीकरण 1 बोलता हूं तो समीकरण 1 से sin थीटा का मान रख दें अपन। रख दें क्या? क्या जाएगा? डेल्टा p इज इक्वल टू 2p sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा अपॉन डेल्टा y। लैम्डा अपॉन डेल्टा y। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? अब हमें देखो डेल्टा y को इधर ले आते हैं तो डेल्टा p डॉट डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2p इंटू लैम्डा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो हमें पता है किससे? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। किससे? डी ब्रोगली परिकल्पना से हमें पता है क्या? p इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? p डॉट लैम्डा इज इक्वल टू h। ये मान यहां रख दो तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा p डॉट डेल्टा y इज इक्वल टू 2h। आया या नहीं आया? p डॉट लैम्डा की वैल्यू जो क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2 है कि नहीं है?
ये हमेशा क्या रहती है, H क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा है। 2H तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा H क्रॉस बाई 2 से। तो ये किसके अकॉर्डिंग आया है, जो हमारा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किस केस में वैलिड है, जब हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो, सूक्ष्म हो। यहाँ हमने बात किसकी की है, इलेक्ट्रॉन की बात की है, इसलिए ये इसके लिए क्या दे रहा है, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है। बेसिकली आया कहाँ से है, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी आई क्यों है, क्योंकि ये पार्टिकल के साथ जो वेव नेचर है उसकी वजह से हमें अनसर्टेनिटी मिली है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग और कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, किस काम में आ सकता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, वो हम देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये सब जानते हो आप ऑलरेडी अच्छे से, आप 6th क्लास से या 7th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो कि जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से प्रूव कर सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमारे पास एक नाभिक है और इस नाभिक की त्रिज्या क्या है, r है। इस r की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 फर्मी है। नाभिक की जो साइज होती है वो किस ऑर्डर की होती है, फर्मी ऑर्डर की होती है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻15 मीटर। इस ऑर्डर की नाभिक की त्रिज्या होती है, ठीक है। इस नाभिक की त्रिज्या है, ये है, इसका मतलब अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता, क्या होता, नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो वो क्या मिलता, 0 से लेके r के बीच में कहीं मिलता। इसका मतलब उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो गई, इसके बराबर हुई कि नहीं हुई। नाभिक में इलेक्ट्रॉन अगर पाया जा रहा है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता ये मिल गई। अब इस स्थिति में अनिश्चितता की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका संवेग निकाल सकते हैं। संवेग हमें पता है ऊर्जा के रूप में आता है, तो ऊर्जा हमें पता चल जाए, वो ऊर्जा है वो किसी परमाणु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के बराबर की ऊर्जा के बराबर आ जाए तो हम तो कहेंगे कि ऐसा होता है, अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे ऐसा नहीं होता है। तो हमने अभी मान लिया है कि नाभिक की त्रिज्या है वो ये है, इसलिए यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी आती, डेल्टा x है वो किसके बराबर आती, ±r के बराबर आती, जहां r क्या है, नाभिक की त्रिज्या। अतः संवेग में अनिश्चितता किससे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें पता है डेल्टा x डॉट डेल्टा px है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो हम मान लेते हैं कि वो h क्रॉस बाई 2 के लगभग बराबर है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा px है वो कितना आएगा, h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, r है कि नहीं है, मैंने रख दिया यहाँ पे 2r, ये हमारा क्या आ गया है px। इसका मतलब
अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो उसके संवेग में अनिश्चितता इतनी है, इसका मतलब उसका मिनिमम संवेग इतना तो होना ही चाहिए। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग कितना आएगा, P मिनिमम इज इक्वल टू वो आ जाएगा लगभग हमारा H क्रॉस अपॉन 2R के बराबर आ जाएगा। अब आपेक्षिक ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से, आपेक्षिक ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से जो किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, उससे हमें पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? अब हमें देखो पता है चूंकि इलेक्ट्रॉन का विराम या इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा एम नोट सी स्क्वायर वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है, जो उसके मोमेंटम इनटू स्पीड की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रेस्ट मास एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दें तो P मिनिमम हमारी कितनी आ जाएगी, वो आएगी लगभग P मिनिमम इंटू सी के बराबर आएगी। जहां हमने P मिनिमम निकाला वो कितना आया, H क्रॉस अपॉन 2R इंटू सी। मान रख दो, देखें इसके H क्रॉस का, 2 का, R का, C का, रिजल्ट निकालते हैं हमें कितना आता है। H क्रॉस की वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। P मिनिमम हमने निकाला है 2 इंटू आर, 2 की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर, यही आएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, करके देख लो इसको, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 को मैं मान लेता हूँ 1, और ये भी अपना 1 है, ये अपना 3 है, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू, इसको भी लगभग 1 मान लेते हैं अपन, 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, तो यहाँ पे है 8, यहाँ पे कितना बचा 10 रेज़ टू पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना है 2 इंटू 5 10, और 10 रेज़ टू पावर माइनस 15, तो कितना बचा 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, यही बचा क्या। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 14 और माइनस 26, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 जूल। ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई है मिनिमम। कोई दिक्कत इसमें, कोई गड़बड़ तो नहीं है अपनी। 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, 8, 15, तो 15, 8 कितनी हो गई 23, 11, 12, ठीक है। ये हमारी एनर्जी आ गई है किसमें, जूल में आ गई है। अगर इसको आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल, होता है कि नहीं होता। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होगा कि नहीं होगा। और हमें हमारे पास कितनी जूल है, इतना जूल है, तो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 जूल इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना आएगा 1.6 है, और ये कितना है 3 है। लगभग मैं मान लेता हूँ ये, अगर ये 3.2 होता तो 2 से कट जाता, तो मैं मान लेता हूँ लगभग 2, इसको काटा तो मैंने लगभग 2 माना है, तो 2 इंटू माइनस 12 और माइनस 19 ऊपर जाके प्लस का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा किसके बराबर है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन
वोल्ट के बराबर है। यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है हमारी कि अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है? 2 से लेके 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कितनी होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता तो होनी कितनी चाहिए थी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो उसकी तुलना में क्या है? ये 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ? नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। अगर पाया जाता तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी? इतनी होनी चाहिए थी। तो ये हमारा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन।